मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म असम में। जी हां, यूसीसी की तरफ असम सरकार ने एक कदम बढ़ाने का दावा किया है। बड़ी खबर, मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को यहां पर यानी असम में रद्द कर दिया गया। असम सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है, ये कहना है असम सरकार का। बाल विवाह को रोकने की ओर भी ये एक अहम कदम है, असम सरकार का दावा। तो ये एक बड़ा कदम असम सरकार की तरफ से, बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से उठाया गया। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया उसमें यह कहा गया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए यह निर्णय जरूरी है। तो देखिए, यूसीसी की तरफ दो राज्य अपने कदम बढ़ा चुके हैं। एक तरफ उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू है, देश का पहला राज्य जिसने अपने यहां यूसीसी को लागू करवाया। और दूसरी तरफ देखिए, असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द कर दिया गया है और यह एक संकेत है यूसीसी की तरफ आगे बढ़ने का। और अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को असम में खत्म कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान है? इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी बाल विवाह को भी इससे बढ़ावा मिलता था। अब असम सरकार का तर्क है कि क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, पहले से ही कानून तय है, तो इस पर अलग से कानून की क्या जरूरत है। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह को भी रोकने में मदद मिलेगी, ये असम सरकार का दावा है। और अब आपको बताते हैं कि इस मुस्लिम मैरिज एक्ट के खत्म होने के बाद असम में क्या बदल जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा। अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत वैलिड था, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह की उम्र तय है लड़के और लड़कियों के लिए। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब हो पाएगा। और साथ ही जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन सभी को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद हटा दिया गया है। साथ ही अब यह शक्ति जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को दे दी गई है। तो कम से कम अगर शादियों के मामले में देखें तो इस जो प्रीवियस एक्ट था 1935 का, अब वो असम में लागू नहीं रहेगा। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में लिखा मुस्लिम, शिक्षा मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपी टीचर सस्पेंड किए गए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है। 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, 3 को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया। आज दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रभारियों की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी को तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। इसी कड़ी में बीजेपी में चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी चुनाव प्रभारियों की बैठक सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में होगी। बैठक में राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी राज्यों में चलाए जा रहे चुनावी कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर किए जाने वाले कामों पर भी चर्चा होगी। और यूपी की चंदौली सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने दावा ठोक दिया। ममता बनर्जी ने कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल के बाहर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यूपी की एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ममता बनर्जी ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए ललितेश पति त्रिपाठी के लिए चंदौली सीट की मांग की है। ममता चाहती हैं कि ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। हाल ही में ललितेश पति त्रिपाठी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो।
कि टीएमसी भी यूपी में अपनी किस्मत आजमा सकती। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में युवा, महिला और किसान सब परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और उद्योगपति के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ हो जाएगा तो हमारे किसान को, नौजवान का भला कैसे होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देंगे। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 15,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसी परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसके निर्माण में 15,530 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 फास्ट माइन कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसकी कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक है। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने हिमाचल के लोगों को तोहफा दिया। हिमाचल से हरिद्वार तक अब सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री ने उन्हें जानकारी दी है कि हिमाचल के ऊना से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी। लंबे समय से लोग इस सीधी ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई। ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी जाएगी। जो MEMU है हमारी, पहले ऊना से सहारनपुर चलती थी, अब उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक बड़ी सौगात है। जिन लोगों को बसों से, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता था, अब उनको एक ट्रेन मिल जाएगी। और आज से प्रियंका गांधी मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है। तो वहीं जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने भी राहुल की यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया। बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की बात कह चुके हैं। सबके नेता की यात्रा 25 तारीख को आगरा में होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निमंत्रण पत्र था, वो लेकर मैं आया था। अभी सपा के लोग थे। 25 तारीख को कि वहाँ पर राहुल जी की यात्रा में शामिल हो और इंडिया गठबंधन को मजबूत संदेश देने का। आज न्याय यात्रा मुरादाबाद से शुरू होकर अमरोहा के रास्ते बुलंदशहर तक जाएगी। 25 फरवरी को ये यात्रा आगरा होते हुए राजस्थान की सीमा में दाखिल होगी। और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक होने के आरोपों के सबूत मांगे थे। डेडलाइन खत्म होने तक बोर्ड को 1495 शिकायतें प्राप्त हुई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर फिर से एग्जाम कराने की मांग हो रही है। कई परीक्षार्थी का आरोप है कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया था। पुलिस भर्ती बोर्ड इन आरोपों की जांच कर रहा है। इन लोगों ने एक विज्ञप्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर भी पेपर लीक के खिलाफ परीक्षार्थी विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारा शांतिप्रिय प्रोटेस्ट है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि मतलब हम लोग कोई आतंक करने वाले हैं। और प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा है कि क्या चांद और मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता। प्रियंका गांधी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा प्रियंका ने परीक्षा कैलेंडर जारी कराने की भी मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि युवाओं को भरोसा बहाल कराने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म फ्री में दिए जाएं। और कांग्रेस पार्टी एक देशव्यापी सर्वे करवा रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्यव्यापी सर्वे कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में पंजाब के कुछ सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। कांग्रेस सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद ही कई राज्यों की सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रूप देना चाहती है। और केंद्र के महिला प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसकी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निंदा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ उसे भविष्य में रोकने के लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इस बीच संदेश खाली में एक स्टोर रूम में आगजनी पर पुलिस ने उपद्रवियों को कड़े संदेश दिए। फिर से एक बार संदेश खाली के जितने भी नागरिक है सबको एक वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो लॉलेसनेस है ये पुलिस एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी बहू को ईडी ने समन भेजा है। दोनों को अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें ईडी और पीएमएलए के तहत समन जारी करते हुए 29 फरवरी को तलब किया है। कहा जा रहा है कि यह समन वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में ईडी ने जारी किया है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हैं। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके कार्यकाल में 6000 पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप लगे हैं। इसके अलावा हरक सिंह रावत की बहू को भी ईडी ने समन जारी किया है। उनकी बहू को 7 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और मराठा नेता मनोज जरांगे ने आज महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि कुणबी समाज को ओबीसी कैटेगरी में ही आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को स्वतंत्र 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है, जिससे जरांगे नाखुश है। अशोक चौहान ने मनोज जरांगे से आज का आंदोलन स्थगित करने की अपील की है। 10% आरक्षण देने का फैसला हुआ है और जो मुझे लगता है कि जब ये फैसला हुआ है तो सभी ने बात को मान लेना चाहिए। पर आंदोलन के भी जो पुकार हुई आंदोलन के बारे में, उसको रोकना चाहिए। लोग उससे परेशान होते हैं। वहीं मुंबई हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक राजा सिंह को मीरा रोड पर कल रैली करने की इजाजत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गई। पुलिस से रैली की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने राजा सिंह को कड़ी शर्तों के साथ शोभा यात्रा और रैली की इजाजत दी है। राजा सिंह की रैली और शोभा यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। राजा सिंह को पुलिस को लिखित में भड़काऊ भाषण न देने की शर्तों पर ही इजाजत दी गई है। 21 जनवरी को रात को मीरा रोड के नायर नगर में हिंसा हुई थी। राजा सिंह की शोभा यात्रा और रैली मीरा रोड के नया नगर में ही होगी, लेकिन घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर आयोजित की जाएगी। कुछ दिन पहले वारिस पठान को भी नया नगर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी से कहा है कि उन्हें देश में बढ़ती नशे की समस्या का समाधान निकालने पर काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि काशी में युवा नशा करके सड़क पर लोटे रहते हैं। अब उनकी पार्टी के नेता हरीश रावत ने भी कहा है कि उत्तराखंड भी नशे की चपेट में है। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर पीएम मोदी को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली मार्च का प्लान टाल दिया। 29 फरवरी तक किसानों का क्या प्लान है, आपको विस्तार से बताएं। आंदोलन कर रहे किसानों ने 19 फरवरी तक का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगले 6 दिनों तक उनका क्या कार्यक्रम होगा। किसान आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 फरवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर सम्मेलन करेंगे।
26 फरवरी को देश भर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूके जाएंगे। 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी। 28 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की साझा बैठक होगी। 29 फरवरी को किसान आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। और नोएडा में चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया। किसान 74 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे। किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। 74 दिन से चल रहे किसानों का धरना खत्म हो गया। मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की मौजूदगी में किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। किसानों की जो समस्या और मांगे हैं उससे निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जल्द ही किसानों के साथ उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी, जिसमें किसानों की मांगे और समस्याओं पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर फिर से चुनाव होंगे। दोनों दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। 27 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इस बार पीठासीन अधिकारी मेयर कुलदीप कुमार होंगे। मेयर का चुनाव होने के बाद नियम के मुताबिक चुने गए मेयर ही प्री डिजाइनिंग ऑफिसर के तौर पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर चुनाव करवाते हैं। दरअसल 30 जनवरी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बाकी बचे 2 पदों सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और इन दोनों पदों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार एक तरफा मतदान की वजह से जीत गए थे। और पंजाब सरकार आज से राज्य के व्यापारियों के लिए विशेष अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाए। पंजाब में आज से सरकार और व्यापारियों से बैठक की शुरुआत हो रही है। व्यापारी इन बैठक में सरकार के सामने अपनी मांगे और शिकायतें रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मुकेरिया से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री व्यापारियों की समस्या सुनेंगे। सीएम के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, जो व्यापारियों की समस्या का तुरंत निपटारा करेंगे। रविवार को पठानकोट और दीनानगर के व्यापारियों के साथ बैठक होगी। आने वाले दिनों में और भी शहरों में इस तरह के बैठक आयोजित किए जाएंगे। और मुंबई से सटे उल्हास नगर में एक शख्स पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमले के इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 आरोपी एक शख्स को मिलकर पीट रहे हैं। एक आरोपी के हाथ में धारदार हथियार दिख रहा है। जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो मोमोज का ठेला लगाता है, जहां दूसरे पक्ष के साथ खाने के बिल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने ठेले वाले के घर में आकर उस पर हमला किया। तो वो लोग डायरेक्ट सामने से आए, डायरेक्ट मारना चालू किया। मेरे माँ को भी मेरे बहन को भी मारा। लोग ने सामान डायरेक्ट निकाला। उन लोग ने क्या सामान? उनके पास चॉपर था, रॉड था, पूरा उनके पास चॉपर ही पड़ा था। रॉड तो नहीं था उनके हाथ में, पूरा चॉपर ही दिख रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक तथ्यों में अंग्रेजों के किए छेड़छाड़ को ठीक करने का बेड़ा उठाया। गलत इतिहास ठीक करने को उज्जैन में इतिहासकारों का मंथन होने जा रहा है। सीएम मोहन यादव का मानना है कि अंग्रेज ने 200 वर्षों के शासन में भारतीय संस्कृति बदलने की कोशिश की। कई चीजें या तो बदल दी गई या खत्म कर दी गई। अब इन्हीं पर उज्जैन में मंथन होने जा रहा है। 7, 8 और 9 अप्रैल को जुटेंगे इतिहासकार। भारत के इतिहास पर करेंगे मंथन। भारतीय इतिहास के संशोधन भी साथ लाएंगे। इतिहास में महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी जाएंगी। वास्तविक घटनाएं, महापुरुषों के योगदान जुड़ेंगे। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको हम उजागर करना चाहते हैं, वह स्कूलों में चले। आज जो इतिहास चल रहा है उसमें कहीं तो भी हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एक मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से उसकी मौत हुई। अस्पताल में 3 डॉक्टर्स और एक नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीरें एमएसएम हॉस्पिटल के बाहर की हैं, जहां सचिन के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सचिन शर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सचिन नाम के मरीज को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आरोप है कि सचिन को O पॉजिटिव की जगह B पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही पता लगा कि ये ऐसी कोई घटना जैसे बात आई हमारे सामने है, तो उसके लिए कल ही हमने एक कमेटी गठित कर दी थी।
खबर हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस ने एक टीवी एंकर को अपहरण करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मामला हैदराबाद के उप्पल पुलिस स्टेशन का है। आरोप है कि इस महिला ने प्रणव सिन्हा नाम के टीवी एंकर को 4 और आरोपियों की मदद से 10 फरवरी को किडनैप किया था। इनकी गिरफ्त से भागकर प्रणव ने पुलिस में केस दर्ज करवाया है। आरोपी महिला एक बिजनेस वुमन है और डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। चेतन नाम के एक शख्स ने अपने प्रोफाइल पर एंकर प्रणव का फोटो लगाकर आरोपी महिला से दोस्ती की, लेकिन सच्चाई का पता चलने के बाद भी महिला प्रणव के साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। प्रणव के मना करने के बाद महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रणव का अपहरण किया था। महाराष्ट्र के एक बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक। तस्वीरें लातूर के 60 फीट रोड की हैं, जहां रात के समय मार्केट एरिया में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने में मदद करते दिखे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के चलते दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग के चपेट में आने से किसी की जान नहीं गई। फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।